नमस्कार दोस्तों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन से मिनिमम रहे। मैंने आपको अच्छे डिटेल में समझाया था कि मान लो मेरे पास कोई भी कंपाउंड है BF3, तो इसके 3 बॉन्ड बन रहे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए इनके बीच में एंगल कितना बढ़ेगा? 120 डिग्री का 120 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनना चाहिए। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था वेस्पर थ्योरी में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं आज। देखो, हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि इसका कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमें नहीं मिला है, बट एक्सपेरिमेंटल डाटा को सही ठहराने के लिए हमने अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना लिया है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता है, ताकि एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम सही ठहरा सकें। तो अब धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। तो सबसे पहली बात, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो इट इज़ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of valence cell having similar energy to form hybrid orbitals of exactly same energy and strength। इसको मैं समझाता हूं आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस सेल क्या था? एक ही एटम के ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स? वैलेंस सेल के, सबसे बाहर वाले सेल के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दे और उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सिमिलर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका यूज देखो आगे करवाऊंगा मैं आप लोगों को। सिमिलर एनर्जी के ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कंबाइन नहीं करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स इकट्ठा होते हैं और नए ऑर्बिटल बना देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम लोग इनको बोल देते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझते हैं। एक बार ध्यान से इस चीज़ को एक बार हम लोग समझते हैं। मान लेता हूँ मेरे पास कंपाउंड है, जैसे सबसे पहले CH4 है। CH4 मतलब मीथेन। अब इसमें बॉन्डिंग देखो किस तरीके से हो रही है। मैंने बताया था आपको CH4 के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है कि कार्बन, वेस्पर थ्योरी के अनुसार 4 बॉन्ड बन रहे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल से बताई थी मैंने आप लोगों को वेस्पर थ्योरी के अनुसार, आपको याद होनी चाहिए अब तक। ये सॉलिड लाइन पे आ गया हाइड्रोजन और एक आ गया डॉटेड लाइन के ऊपर हाइड्रोजन, और एंगल कितना होगा इसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप में? 109 डिग्री का, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, अगर मैं कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो आप लोग ध्यान से देखो एक बार। मेरे पास कार्बन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सबसे पहले 1s आता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद उसके पास क्या आता है भाई? 2s आता है, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद 2p आता है। उसके बाद क्या आता है? 2p आता है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो पहली बात तो ये देखो कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है? 4 बना रहा है। तो आप लोग कहोगे कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो मैं ये कहता हूँ भाई, ये हमेशा होता है। देखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही कंपाउंड बॉन्ड बना सकता है।
2 बॉन्ड इस टाइम पे बना सकता है, 4 बॉन्ड इस टाइम पे नहीं बना सकता, क्योंकि बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा, और जो पेयर में है वो तो शेयर कर नहीं सकते। तो देखो होता क्या है, जब भी बॉन्ड बनने लगते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने लगे, हाइड्रोजन जैसे जैसे पास होता जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो देखो उस एनर्जी से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हाइड्रोजन पास आएगा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनते टाइम जो ये एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को यूज करके ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वाले p ऑर्बिटल में, और इस स्टेट को बोलता हूँ एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलूँगा मैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। अब मैं कार्बन दोबारा बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखो क्या हो गया, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला गया, 2p में चला गया। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं भैया, अब तक 3 हो गए 2p के अंदर। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब देखो ध्यान से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप लोग बोलोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 4 मेरे पास हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, इनके साथ सिंपली बॉन्ड बना देंगे। एक शेयर करवाएगा इसके साथ, एक शेयर करवाएगा इसके साथ, एक शेयर करवाएगा इसके साथ, और एक शेयर करवाएगा इसके साथ। बन गई 4 बॉन्ड, बात बन गई हमारी। अब इस शेप के अनुसार मैं इनकी शेप देखना चाहता हूँ एक बार। ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, जो भी मैंने लिखा इसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मैं शेप देखना चाहता हूँ। p ऑर्बिटल के जो नाम्स होते हैं आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े, एक px होता है, एक py होता है, और एक क्या होता है, pz होता है। px py pz, ये p ऑर्बिटल्स होते हैं 3। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मेरे पास ये जो कार्बन रखा है एक सेंटर के ऊपर, यहाँ पे एक कार्बन रखा हुआ है, और ये जो क्या है भाई एक्स एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस है, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है भाई, जेड एक्सिस है, ठीक है। और बीच में मैंने क्या रख दिया, अपना कार्बन एटम रख दिया। अब ध्यान से देखो px ऑर्बिटल क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। px ऑर्बिटल कहाँ होता है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, प्लस एक्स की तरफ होगा, माइनस एक्स की तरफ होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ये px के साथ जिसने बॉन्ड बनाया, जिस हाइड्रोजन ने, वो किस तरफ से आएगा, वो हाइड्रोजन आएगा किसकी तरफ से, आप लोग इस चीज़ को समझो ध्यान से। ये ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया आप लोगों को। px ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे होता है, py ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे, और pz ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे, और s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। तो अब ध्यान से देखो इस चीज़ को आप लोग, कि एक हाइड्रोजन आएगा px के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब किस तरफ से आया वो, हाइड्रोजन आएगा इस तरफ से, एक्स एक्सिस की तरफ से। एक ने बनाया py की तरफ से, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन आएगा y की तरफ से। और एक ने pz के साथ, तो उसने बॉन्ड कहाँ बनाया होगा, उस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा z एक्सिस की तरफ से। और जो 4th हाइड्रोजन है ये वाला जो s के साथ बना रहा है, अब s की शेप तो स्फेरिकल है, तो कहीं से भी आ सकता है। जो 4th जो बॉन्ड है वो अनसर्टेन है, वो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोला होता है पूरा, तो उसके उस स्फेरिकल के अंदर कहीं से भी हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लेगा, तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैंने देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन हैं, इनके बीच में एंगल कितने का होगा, इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। बोलो होगा या नहीं होगा, एक्स और वाई एक्सिस में 90 का, वाई और जेड में भी 90 का, एक्स और जेड में भी 90 का। तो सारे के सारे तीनों एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 का। और जो 4th जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड कैसा होगा, 4th हाइड्रोजन किसी भी रैंडम पोजीशन में हो सकता है, 4th हाइड्रोजन किसी भी रैंडम पोजीशन में हो सकता है। मुझे नहीं पता कहाँ पे है 4th हाइड्रोजन, वो इनके साथ कितना भी एंगल बना सकता है। इसकी पोजीशन क्या है, अनसर्टेन। तो अनसर्टेन है ये, अनसर्टेन मतलब भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ से निकल चुका है, ये किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि स्फेरिकल ऑर्बिटल मिल गया इसको, तो स्फेरिकल ऑर्बिटल जिसको मिल गया वो तो कहीं से भी आ जाएगा। स्फेरिकल ऑर्बिटल तो हर दिशा में बराबर होता है। तो अब एंगल 90 के बन रहे 3 और चौथा एंगल अनसर्टेन है। और हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि भाई एंगल जो बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 109 के, सारे एंगल 109 के।
तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि मीथेन के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 सेकंड के। तो भाई हमारा ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो बात मैंने कही आप लोगों को, ये क्या हो गया गलत। इसमें कुछ ना कुछ क्या आ रहा है भाई, गलती आ रही है, क्योंकि इसके हिसाब से तो एंगल कितने होने चाहिए थे, 90 डिग्री के होने चाहिए थे ना। तो अब बाद में ये बोला कि भाई ऐसे बॉन्ड नहीं बनते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये गलत हो गया है। आप लोग फिर भी इसको क्रॉस करके नोटबुक में डायग्राम बना लो कि ये गलत डायग्राम है, उस पर लिख भी लो कि डायग्राम क्या है, गलत है। तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, भाई बॉन्ड इस तरीके से तो नहीं बनते, कोई और कार्रवाई भी साथ में हुई है। अब वो कार्रवाई क्या हुई है, हम अपने इस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड शेप को जस्टिफाई कर रहे हैं भाई, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इससे आगे जो भी काम होने वाला वो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उससे जो एक्सपेरिमेंटली जो शेप आई वो जस्टिफाई हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा कि भाई 109 का एंगल आना चाहिए था। तो ध्यान से देखो, उसके बाद क्या करते हैं भाई, 4 ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, एक एस है और 3 क्या है, पी। अभी बॉन्ड नहीं बन रही, अभी हाइड्रोजन पास नहीं आए, अभी ये तैयार नहीं हुआ है बॉन्ड बनाने के लिए, अभी हाइड्रोजन बहुत दूर है इससे। तो एक्साइटेड, अब ये जो 4 ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं, ये चारों पहले क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होके 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उन चारों की शेप बिल्कुल सेम होगी, उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगी, और वो चारों वेस्पर थ्योरी को फॉलो करेंगे, एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे, 109 पे, ताकि रिपल्सन्स क्या रहे, मिनिमम रहे। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे 4 जो बॉन्ड बना रहे थे, 1 2 3 और 1 4, चारों कंबाइन होंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 बॉन्ड बनाने तो कितने ऑर्बिटल लगेंगे भाई, 4 ही ऑर्बिटल लगेंगे। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखो एक बार आप लोग, तो ये चारों ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे और बना लेंगे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या होता है, ध्यान से देखो इस चीज को आप लोग, अंदर वाले ऑर्बिटल तो सेम रहेंगे, 1s तो सेम रहेगा, 2s और 3p मिलके क्या बना लेंगे, 4 ऑर्बिटल में बना लेंगे जिनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी, सेम स्ट्रेंथ होगी। और ध्यान से देखो, 4 ऑर्बिटल से ये जुड़ गए भाई आपस में, और चारों ने अपना अलग से सेटअप बना लिया, और इन चारों का नाम क्या पड़ गया, sp3। चारों का नाम क्या पड़ गया, sp3। कहाँ से आया ये नाम, क्योंकि एक s कंबाइन हुआ है, 3 p कंबाइन हुए, तो इसका नाम क्या बनेगा, sp3। अब इनके अंदर क्या थे, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहले से भरे थे, 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करवा देंगे, और मेरे पास अब ये चारों क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। और ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, ये एक दूसरे से क्या होंगे, कितने एंगल के ऊपर होंगे, एक दूसरे से, ये चारों जो ऑर्बिटल्स होंगे ये एक दूसरे से 109 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो भाई 109 डिग्री पे हमारे हाइड्रोजन्स आएंगे आपस में। अब देखो इसमें किस तरीके से होंगे, किस तरीके से कंबाइन करेंगे ये 4 ऑर्बिटल्स, मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ध्यान से समझना भाई। sp3 जब कंबाइन हुआ तो क्या बने हैं, जब भी sp3 कंबाइन हुए हैं तो s की शेप कैसी होती है, s की शेप होती है स्फेरिकल, ये है 2s। इसके साथ एक px कंबाइन हुआ, px कौन सी एक्सिस के लोन होगा भाई, x एक्सिस के लोन, एक px कंबाइन होगा, एक py कंबाइन होगा, py कंबाइन होगा, पी वाई कौन सी एक्सिस के लोन होगा, वाई एक्सिस के लोन, एक पी जेड कंबाइन होगा, और ये चारों कंबाइन होके ऑर्बिटल बनाएंगे 4 नए, जिनका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चारों का नाम सेम होगा। तो अब ध्यान से देखो कैसे बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, 4 बने, 4 कंबाइन होंगे, 4 नए बनेंगे, ये बात तो दिमाग में डाल लो। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 ऑर्बिटल जो बनेंगे, देखो पहला बनाऊंगा एक बार, मैं पहला ऑर्बिटल बनाऊंगा, पहला जो ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा। उसके बाद दूसरा जो ऑर्बिटल बनाऊंगा
दूसरा जो ऑर्बिटल बनाऊंगा वो, ये एक ऑर्बिटल हो गया, हमें 4 बनाने, क्योंकि 4 कंबाइन हुए तो 4 ही नहीं बनेंगे। वो कैसे होगा, इससे 109 डिग्री पे। और जो तीसरा जो ऑर्बिटल बनाऊंगा वो भी कैसे होगा, इससे 109 डिग्री पे। सबके बीच में एंगल कितना होगा, 109 डिग्री का। और फोर्थ वाला भी कितने पे होगा, 109 डिग्री पे। तो ये देखो इसी तरीके की शेप बन गई। अब ये 4 ऑर्बिटल बन गए, इन चारों का नाम क्या है भाई, sp3। ये जो 4 ऑर्बिटल बन गए इनका नाम क्या है, ये चारों का नाम है sp3 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 sp3। हर ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 ऑर्बिटल। अब 4 हाइड्रोजन आएंगे, एक बनाएगा इसके साथ इधर से बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बनाएगा इधर से ओवरलैपिंग। देखो बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाना। तो हाइड्रोजन के 1s ने क्या कर दिया, इनके साथ ओवरलैप कर दिया। हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, 1s ने। हाइड्रोजन के 1s ने इनके साथ क्या किया है भाई, कंबाइन किया है, ओवरलैप किया है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग से तो बनते हैं। तो ये जो कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होकर नए 4 बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं, sp3 ऑर्बिटल्स। और इनके बीच में एंगल कितने का होता है, 2 ऑर्बिटल्स के बीच में 109 डिग्री का और 28 सेकंड का, सबके बीच में इतने का एंगल होगा। तो ये शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप। तो आपको समझ आया होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जस्टिफाई हो गई शेप टेट्राहेड्रल, हमने प्रूव कर दिया है कि शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब मैं कुछ और पॉइंट बताता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो भाई अब एक तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, अब उसके बाद आप लोग लिख लो और ये पता लगा दिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगी। क्योंकि बिना हाइब्रिडाइज करे जो हम शेप बना रहे थे, तो वो शेप क्या आ रही थी, एंगल बन रहे थे 90 डिग्री के। लेकिन क्या एंगल एक्सपेरिमेंटली 90 के आए थे, नहीं आए। एक्सपेरिमेंटली एंगल आए थे 109 डिग्री 28 सेकंड के, तो 28 मिनट के। तो वो कब होंगे, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि एंगल 109 डिग्री 28 सेकंड के होंगे। तो अब मैं आगे बताता हूं आपको नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोग बात याद रखोगे वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन कैसा कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल ये कंसेप्ट है। ओके, अब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मतलब कि कोई इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटल डाटा को जस्टिफाई करने के लिए हमने कंसेप्ट बना रखा अपने दिमाग में। हाइब्रिडाइजेशन अपने दिमाग में सेट है, कहीं बाहर ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है हमें नहीं पता, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होते हमें ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें ये कंबाइन होते दिखते नहीं है, बस हम इस शेप को जस्टिफाई करने के लिए सारा हमने लफड़ा कर रखा है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अगली बात जो है वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। कार्बन एटम के कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 4। तो 4 ही क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, it will be equal to number of hybrid orbitals formed. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, क्योंकि 4 कंबाइन हुए, 4 ही क्या हो गए, नए बन गए। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसको आप याद रखो। कैसे याद रखोगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो बॉन्ड बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बेटर बॉन्ड बनाएंगे एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अच्छा बॉन्ड बनाएंगे एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल जो एटम के ऑर्बिटल्स थे। अच्छा बॉन्ड क्यों बनाएंगे भाई, देखो बॉन्ड अच्छा वो बनता है जिसमें ओवरलैपिंग अच्छी हो। कोवेलेंट बॉन्ड क्या बताया था, जो ओवरलैपिंग से बने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेयरिंग से बने। तो ओवरलैपिंग जो अच्छी करवा दे वो बॉन्ड क्या होगा, अच्छा बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने दिखाया है, ये लोब का मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल ये स्पेस बना दिया, ये स्फीयर बना दिया, इनका मतलब क्या होता है। ऑर्बिटल वो स्पेस होता है यूनिवर्स का जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो ये जो मैं 1s2 बताता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि इस स्फीयर के अंदर कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के अंदर घूम रहे होंगे।
इसमें देखो एक लोब इधर है और 50% चांस है इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे होने के, 50% चांस इलेक्ट्रॉन के इस वाले लोब में होने के। अब देखो हाइड्रोजन आया, मान लो प्योर के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया था और यहाँ पे ओवरलैप कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के यहाँ होने की संभावना भी तो है। मान लो ओवरलैप हाइड्रोजन ने यहाँ से कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, तो भाई क्या कहीं का बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन तो शेयर ही नहीं हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे यहाँ पे हो और हाइड्रोजन दूसरी साइड से आगे हो, बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप देखो आप लोग, एक लोब बड़ा बन गया, दूसरा लोब छोटा बन गया, तो जाहिर सी बात है जो छोटा लोब बन गया उसमें इलेक्ट्रॉन के पाने के चांसेस क्या हो गए, कम। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज़्यादा संभावनाएं कहाँ है, बड़े वाले रीजन के अंदर है, बड़े वाले स्पेस में, बड़े वाले लोब के अंदर है, LOBE लोब। तो देखो इसका मतलब ओवरलैपिंग कहाँ से होगी भाई, बड़े वाले लोब से ओवरलैपिंग होगी। बोलो समझ आ गया। तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन की पूरी डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, इधर शिफ्ट हो गई, यहीं से हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर लेगा, तो बेटर ओवरलैपिंग होगी। एक क्योंकि दूसरी साइड तो अब इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा, दूसरी साइड तो क्या हो गया, स्पेस हमने कम कर दिया बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि ओवरलैप अच्छी करेंगे, दूसरी साइड तो उनके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही नहीं रही। तो मैं बोल सकता हूँ संभावना नहीं रही, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स बेटर बॉन्ड्स देन प्योर ऑर्बिटल्स बिकॉज वन लोब मतलब कि एक साइड का, इसको लोब बोलते हैं, वन लोब बिकम्स लार्जर इन साइज। एक लोब क्या हो जाता है, साइज में बड़ा। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ये आपको समझ आया होगा। अब इसका हम यूज करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। ओके गाइज, अब हम लोग कुछ हाइब्रिडाइजेशन के केसेस को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक S, ये पहला केस है, एक S और एक P क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, एक S और एक P। तो अच्छा एक बात और आप लोग इसको पॉइंट बना के लिख लो, बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लो कि देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर या तो लोन पेयर होंगे या फिर सिग्मा बॉन्ड होगा। जो पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं होगा, पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल के अंदर बनेगा, इस बात को दिमाग में डाल लो। जो देखो पाई बॉन्ड कब बनता है याद है ना सबको, डबल बॉन्ड बनता है तो एक पहला सिग्मा होता है दूसरा पाई, ट्रिपल बन गया तो एक सिग्मा दो पाई, होते हैं नहीं होते हैं। तो पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनेगा कैसे, पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में या तो लोन पेयर पाया जाएगा, लोन पेयर बताया था ना कल की क्लास में मैंने कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट को दिमाग में डालो, लिख लो सब लोग कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई प्योर ऑर्बिटल्स ओनली। इसका देखो बहुत ज्यादा यूज करवाऊंगा मैं इस बात का, इज फॉर्म्ड बाई प्योर ऑर्बिटल्स ओनली। अब देखो सबसे पहला केस मैं लेके चलता हूं हाइब्रिडाइजेशन का, उस केस को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन।
मतलब एक S और एक क्या हो जाए P कंबाइन कर जाए। फॉर एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, BeH2 के अंदर। और एक बात और, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम की। यहाँ पे बेरिलियम क्या है मेरा, सेंट्रल एटम, इसके ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड का नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक एटम का होता है, कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कोई पूछे BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, गलत बात है, उसने गधों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। हम क्या बोलेंगे, Be का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, BeH2 का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग, कैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया। मान लो मेरे पास बेरिलियम एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, सबको पता है एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी 2, 2p तो खाली रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके। अब देखो मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं, BeH2 में बेरिलियम के, BeH2 में बेरिलियम के 2 बॉन्ड बनते हैं नहीं बनते, तो इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास बेचारे के पास एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसको एक्साइट करवाऊंगा। इसको क्या करवाऊंगा भाई, एक्साइट। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेरिलियम के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा बेरिलियम का और 2p में पहुंच जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, 2p में पहुंच जाएगा एक्साइट होने के लिए। तो देखो इसको मैं कैसे बना रहा हूँ, 1s के तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2s के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में। अब क्या बॉन्ड बन जाएगा, अभी भी बॉन्ड तो नहीं बनेगा। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा ये। इसके बाद ये क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा हाइब्रिड बेरिलियम। इसको बनाएंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, 2 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा। 2 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, एक तो S कंबाइन करेगा और एक P कंबाइन करेगा। तो ध्यान से देखो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, 1s एज इट इज रहेगा, 2s और 2p कंबाइन कर जाएंगे। S और P ने कंबाइन किया तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, sp ऑर्बिटल्स। क्या लिखेंगे, sp। और P में 3 थे, एक कंबाइन करके 2 क्या रह गए, बचे हुए रह गए। तो जो 2 ऑर्बिटल्स बचे हुए रह गए उनको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे के ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन sp में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, 2p खाली पड़ा है। अब जो 2 बॉन्ड बनाए थे हाइड्रोजन्स के साथ, वो देखो कैसे बनेंगे। एक हाइड्रोजन आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका अगर हम लोग एमओ डायग्राम देखें तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा। मान लो स्टार्टिंग में बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल था स्फेरिकल शेप में, ये क्या था, 2s का ऑर्बिटल था। और एक मान लेता हूँ px कंबाइन कर गया, p का कौन सा कंबाइन कर गया, px। तो ये एक px ऑर्बिटल था इसका बेरिलियम का, ठीक है, 2px मान लो, क्योंकि 2p के ऑर्बिटल्स हैं। दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। तो एक लोब बड़ा और एक लोब बिल्कुल छोटा। और दूसरा जो ये तो एक ऑर्बिटल बना दिया हाइब्रिड, 2 बनाने हैं ना, तो दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा ताकि रिपल्सन सबसे कम रहे। तो दूसरा इससे अपोजिट बनेगा ताकि रिपल्सन कम रहे 180 के एंगल पे, ये इधर ही बिल्कुल इसके सामने बनेगा। तो दूसरा जो ऑर्बिटल बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से देख लो इस चीज़ को, ये बना दिया मैंने दूसरा ऑर्बिटल। अब ये तो बेरिलियम एटम हो गया, बेरिलियम एटम हो गया बिल्कुल सेंटर में, और इधर से इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा एक हाइड्रोजन का 1s, और इधर से ओवरलैप कर जाएगा हाइड्रोजन दूसरे वाले का 1s। ये बन गया BeH2 कंपाउंड बन गया, लीनियर बन गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी दिखा देते हैं। और ये क्या है भाई, ये 2 ऑर्बिटल्स बने, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए बेरिलियम एटम के। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2, अब आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा।
आप लोगों को इसके बारे में अब पता लग गया होगा, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। sp2 मतलब एक s कंबाइन करेगा किसके साथ, 2p के साथ कंबाइन करेगा एक s। तो अब फॉर एग्जांपल देखो इसमें क्या होता है, मान लो इसके अंदर BeF3 अगर मेरे पास कंपाउंड है तो जो Be एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी Be नहीं, सॉरी इट इज BF3, बोरोन BF3, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 2p के अंदर। तो और देखो BF3 में बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं भाई, 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जाहिर सी बात है BF3 का स्ट्रक्चर तो सबको ही पता होगा ना, इस टाइप से होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगे। एक्साइटेशन करवाने के बाद ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा एक्साइटेड, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करवा के यहाँ भेज दूंगा इस जगह पे। तो एक्साइटेशन करवाने के बाद देखो क्या बनेगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s तो ऐसे ही रहेगा, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 2p की शेप देखो किस टाइप से बनेगी, एक पहले से था, एक और आ गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अगर आ गए हैं तो 3 फ्लोरीन्स आएंगे, सॉरी पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, अभी कंबाइन नहीं करेंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप सबको पता है, 2 बार कर लिया, अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 1s को देखेंगे, उसके बाद 1s और 2p कंबाइन होंगे, मतलब 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इनका नाम क्या होगा, 1s कंबाइन हुआ है 2p के साथ तो sp2, तीनों में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, sp2। ओके, अब एक p ऑर्बिटल जो होगा वो प्योर p अलग से पड़ा रह जाएगा, 2p ऑर्बिटल, मतलब कंबाइन क्या हुई भाई, कंबाइन हुआ है 1s और 2p, और अब 3 फ्लोरीन्स आएंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब ध्यान से देखो मैं दोबारा बनाऊंगा एक अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो 3 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 1s और 2p, तो 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब उनकी शेप देख लो एक बार जल्दी जल्दी, कैसी शेप रहेगी उनकी, जैसे कि मान लो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, एक हो गया, ये बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितने का होगा, जाहिर सी बात 120 का, ताकि रिपल्शन कम रहे। तो दूसरा कैसे बनेगा भाई, दूसरा ये बन गया, और तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा ये बन गया, और तीनों ने हाइड्रोजन के, सॉरी फ्लोरीन है इस केस में, हाइड्रोजन नहीं है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल ही होता है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल ही होता है। फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ क्या क्या होगा, ओवरलैप, इधर से भी फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ क्या कर दिया होगा, ओवरलैप। ये एक फ्लोरीन है, ये भी क्या है, फ्लोरीन, और इसने भी फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल की शेप तो इस तरीके से होती है ना, डबल डम्बल, ओवरलैप कर दिया होगा। तो ये जो मेरा बीच में दिखा रखा है, ये मैंने बोरोन एटम का sp2 हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल्स दिखा दिए, और इसके बीच में एंगल कितने का होगा, कोई पूछे तो एंगल 120 डिग्री का। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल है NH3 और हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या होता है, नेक्स्ट इसको ये जैसे सेकंड केस था और ये थर्ड हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल NH3, एक और एग्जाम्पल जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं CH4 को लेके तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन समझाई थी आप लोगों को, होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है CH। अब NH3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 7, तो 7 को अगर मैं बनाऊंगा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो एक बार आप लोगों के दिमाग में डाल देता हूं NH3 की शेप कैसी होती है।
नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 इसके क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो भाई 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या एक्साइट करवाने की जरूरत है, क्यों बिना वजह एक्साइट करवाई। जब 3 इसको बॉन्ड बनाने हैं तो 3 इसके पास क्या है, 3 इसके पास क्या है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें एक्साइट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 पेयर्स है, 1 2 3 और 4। तो देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएंगे हमारे पास। तो जैसे कि एक तो वैलेंस सेल का 2s है और वैलेंस सेल के 2p है, ये सारे के सारे कंबाइन कर जाएंगे, सारे के सारे क्या कर जाएंगे भाई, कंबाइन कर जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बना लेंगे, एक s और 3 p, sp3। नाइट्रोजन आएगा 1s और उसके बाद क्या होगा, 2s और p मिलके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनका नाम क्या हो जाएगा, sp3। 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, 1 2 3 और 1 4। अब पहले वाले में तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा और दूसरे वाले में खाली, तीसरे वाले में खाली, चौथे वाले में खाली, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 हाइड्रोजन आएंगे, इनके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन्स बॉन्ड। और ये जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन पेयर है जो अलग से रह गया, ये ही तो लोन पेयर है। ये तो वैलेंस सेल का ही तो था, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, दिख रहा है आपको आउटर मोस्ट सेल क्या है, 2s ही तो है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ही तो लोन पेयर है, उसी को तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है लोन पेयर को। तो 2s को भी हमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ही तो लोन पेयर है। और लोन पेयर कहाँ से प्रकट हुआ है, लोन पेयर इसके अंदर ही था, कोई बाहर से थोड़ी आया लोन पेयर। तो 4 ऑर्बिटल अब कंबाइन हुए इसके NH3 के। तो अब देखो 4 के लिए शेप कैसी बताई, मैंने आपको बना के दिखाई दी 4 के लिए शेप। तो 4 के लिए जल्दी जल्दी शेप बना देता हूँ मैं। एक ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, सारे ऑर्बिटल्स 109 डिग्री के एंगल पे होंगे लगभग। ये 3D डायग्राम है, 2D डायग्राम नहीं है। 3 तरफ से तो आएंगे हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन के 1s ने यहाँ से घेर लिया, एक हाइड्रोजन के 1s ने यहाँ से घेर लिया, और यहाँ से हाइड्रोजन के 1s ने यहाँ से घेर लिया, 1s ऑफ हाइड्रोजन। और जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के पास, वो चौथे वाले लोब के अंदर पड़े रहेंगे। ये है नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। ज्योमेट्री का नाम क्या है इसका, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। भाई नाम से ही पता लग रहा है sp3 मतलब एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका फॉर एग्जांपल PCl5, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग PCl5। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो ये तो हो गया सेकंड सेल, और ये हो गया भाई थर्ड सेल। थर्ड सेल में s में 2 है और p में 3 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। अब मैं थर्ड सेल ही बनाऊंगा इसका, 1s2 2s2 2p6 में नहीं बनाऊंगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही मैं दिखाऊंगा फॉस्फोरस में। देखो ध्यान से, तो फॉस्फोरस में क्या हो रहा है, 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। और उसके बाद 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 3p के अंदर भी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड दिखा दिए इस तरीके से। और उसके बाद इसका तो d ऑर्बिटल है वो खाली पड़े हैं, 3d भी तो होता है 3p के बाद, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है। थर्ड सेल के अंदर d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, तभी तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आए थे, 2 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें। 5 ऑर्बिटल में कितने भरे जाएंगे, 10 + 6 + 2 18। तभी तो थर्ड सेल में मैंने बताया था कल भी ऑक्टेट एक्सपेंशन में कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। ये PCl5 का एग्जांपल लिया था, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा। 5 बॉन्ड बनाएगा PCl5 में फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी 3 ही हमारे पास। तो 5 बनाने के लिए क्या करूँगा, एक्साइटेशन करवा दूंगा।
एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से डी में चला जाएगा। तो एक्साइटेशन होने के बाद देखो ध्यान से क्या बनेगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर फॉस्फोरस कैसे आएगा उसको देखते हैं। 3s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक तो एक्साइट हो चुका है, और 3p के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 3d के अंदर के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये पांचों मिलकर अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, हाइब्रिडाइज कर लेंगे। एक s 3p और एक d हाइब्रिडाइज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d। एक s कंबाइन हुआ है 3p और एक d, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d। तो अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट इसके बाद हाइब्रिड फॉस्फोरस। नेक्स्ट लिख रहा हूँ हाइब्रिड फॉस्फोरस। हाइब्रिड फॉस्फोरस में देखो कैसे बनाऊंगा, 5 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं, एक तो कंबाइन हुआ है s, तीन p और एक d, नाम क्या बन जाएगा sp3। पांचों में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 4 जो d बच गए यहां से आगे वाले 4 जो d बन गए वो एज इट इज पड़े रह जाएंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो आप लोग बोलोगे डी के 4 ऑर्बिटल, डी में तो 5 होने चाहिए, तो पांचों हमने पार्टिसिपेट करवा दिया हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक पार्टिसिपेट करके तो 4 बच गए। आप लोग ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके हाइब्रिडाइजेशन में इधर आ गया ये वाला डब्बा उठ के। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 क्लोरीन्स के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। फटाफट बॉन्ड बना देता हूँ मैं। क्लोरीन एक आएगा, इसके साथ बॉन्ड करेगा, क्लोरीन दूसरा इसके साथ करेगा, तीसरे वाला क्लोरीन। इस तरीके से 5 क्लोरीन्स बॉन्ड बना लेंगे। इसकी शेप कैसी होगी इसको समझो तुम लोग। भाई 5 ऑर्बिटल्स मुझे दिखाने हैं ताकि रिपल्सन से मिनिमम हो, तो इसकी शेप इस तरीके से होगी। इसको मैं फटाफट थोड़ा सा आसान तरीके से बनाऊंगा। 5 ऑर्बिटल दिखाने हैं फॉस्फोरस एटम के इर्द गिर्द। ध्यान से समझना, ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, इसकी शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड का प्लेन है। फॉस्फोरस क्लोरीन और फॉस्फोरस क्लोरीन, ये तीनों बॉन्ड बिल्कुल इक्वल एंगल से बन गए, मतलब 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब एक जो बॉन्ड बनेगा चौथा, वो बनेगा इस प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्लोरीन का, और जो 5वां बॉन्ड बनेगा वो अंदर की साइड बनेगा, इस प्लेन से अंदर की साइड। व्हाइट बोर्ड के प्लेन से अंदर की साइड बनेगा परपेंडिकुलर अंदर की साइड, और एक बनेगा परपेंडिकुलर बाहर की साइड, यहाँ पे क्लोरीन लटका होगा, यहाँ पे क्लोरीन लटका होगा। तो जो बाहर की साइड बनेगा उसको मैं दिखाता हूँ सॉलिड लाइन पे। पूरी केमिस्ट्री में जो प्लेन से बाहर जाएगा उसको दिखाएंगे हम लोग किस पे, सॉलिड लाइन पे ही दिखाएंगे उसको। सॉलिड लाइन भर दो इसको पूरा अच्छे से। ये क्लोरीन क्या है, सॉलिड लाइन पे। और जो अंदर की साइड जो बॉन्ड बनाएगा उसको बोलेंगे क्या, डॉटेड लाइन पे, उसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन पे। तो ये जो सॉलिड लाइन मैंने बना दी है, तो क्या कर रही है भाई, आउटसाइड प्लेन, ब्लैक बोर्ड के या व्हाइट बोर्ड के प्लेन के आउटसाइड। आप लोगों के केस में क्या होगा, नोटबुक के, जिस नोटबुक में आप लोग लिख रहे होंगे इसको, उस नोटबुक के प्लेन से बाहर या नोटबुक के प्लेन के अंदर। और जो डॉटेड लाइन में जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इनसाइड प्लेन, इनसाइड प्लेन। अब जो ये बॉन्ड इनसाइड और आउटसाइड बने हैं प्लेन से, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। जो ये आउटसाइड इनसाइड बने हैं ना, इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। और जो ये 3 बॉन्ड बने हैं इनको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ई से। ये तीनों बॉन्ड इक्विटोरियल है और ये आउटसाइड इनसाइड वाले एक्सियल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को आसान बनाने के लिए। ए मतलब कि एक्सियल बॉन्ड, और जो प्लेन के अंदर 3 बॉन्ड बने हैं व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर, उनको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स।
इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स दोबारा बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और सिर्फ इसी हाइब्रिडाइजेशन में लगेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक तो सिर्फ इसी हाइब्रिडाइजेशन में ये कंसेप्ट आता है एक्सियल का और इक्विटोरियल का, एक्सियल और इक्विटोरियल का। तो एक्सियल बॉन्ड तो कौन से होंगे, जो प्लेन के परपेंडिकुलर से, सॉरी व्हाइट बोर्ड के जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर आउटसाइड आ जाए या इसके परपेंडिकुलर इनसाइड आ जाए, तो दो तो एक्सियल होंगे, और तीन जो प्लेन के अंदर होंगे, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर, उनको क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैं इसको समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा देखना आप लोग। ये इसी केस में लगेगा, सिर्फ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लगेगा। वैसे एक में और भी लगता है sp3d3 में, उसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, वो हमारे सिलेबस से बहुत बाहर है। उसको देख लेंगे हम लोग, IIT JEE के लिए कुछ केसेस पढ़ेंगे, उन केसेस के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा उसके ऊपर, कंपटीशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ये तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा है मैंने आपको आज हाइब्रिडाइजेशन का। देखो बेसिक भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक हम हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इससे हम एडवांस बनाएंगे। ये बिल्कुल नींव बताई है मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की मॉलिक्यूल्स की शेप के लिए। अच्छा, ये जो शेप बन गई ना, ये देखो कैसी शेप बन गई, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर एक, जैसे कि एक ये बॉन्ड इस तरीके से बन गया ना, बन गया। इसको जोड़ दूंगा ट्राइंगल से, इसको जोड़ दूंगा, ये मान लो ऊपर वाला क्लोरीन, ये वाला ऐसे है एक्चुअली 3D में देखे तो ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये पिरामिड बन गया। एक पिरामिड बन गया ऊपर की साइड से और एक पिरामिड बन गया नीचे की साइड से, क्योंकि नीचे वाला भी तो नीचे की साइड से पिरामिड बना रहा होगा तीनों पॉइंट के साथ। दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर वाला जो क्लोरीन है ना, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे है, तो इस क्लोरीन को इन तीनों से जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, पिरामिड बन गया। एक पिरामिड बन जाएगा अंदर की साइड से भी। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये बन गई ट्राइंगल शेप। इस शेप को बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को बोल लेंगे, आप लोग लिख लो इसको, ज्योमेट्री ऑफ sp3d इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल जैसे कि 4 वाले केस में sp3 वाले में टेट्राहेड्रल थी, 3 वाले में ट्राइंगुलर थी, इसमें क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 वाले केस में लीनियर थी, 2 वाले केस में तो लीनियर शेप बनी थी ना। हाँ, तो ये क्या है भाई, sp3d मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को आगे। अगर मैं एक एक्सियल बॉन्ड को लूँ तो मैं रिपल्शंस देख रहा हूँ कहाँ पे, एक्सियल बॉन्ड पे। ये इसको बोलते हैं बेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो मैं अब करवाऊँगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। 12th क्लास में इसका बार बार यूज होगा, बेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, और इसको एक आसान तरीके से करवाऊंगा। इसकी भी 2 एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल मस्त वाली इजी वाली एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा आप लोगों को। बेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं हम लोग, उसने बोला कि जो एक्सियल पोजीशंस हैं वहाँ पे रिपल्शंस ज़्यादा है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रिपल्शंस क्या है, कम है। मैं देख लेता हूँ कैसे, कि मैं बोल देता हूँ कि एट एक्सियल पोजीशन, फॉर एक्सियल पोजीशन मानूंगा, फॉर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन के लिए आप लोग देखो कितने किस तरीके से बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये एक्सियल पोजीशन पे एटम था, ये एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन जो था ना वो ऐसे था बाहर की तरफ, इसने इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का। भाई इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन में जो भी लाइन जाएंगी उनके साथ ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ने कितने का एंगल बना रखा होगा, 90 का। इसने इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का, ये क्लोरीन और ये 90 का, ये वाला और ये 90 का। इमेजिन करना है ये वाला और ये 90 का, तो 3 एंगल बना दिए किसके, 90 डिग्री के। एक्सियल पोजीशन वाले ने 3 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, और इसने इसके साथ बनाया होगा 180 डिग्री का, 1 एंगल ऑफ 180 डिग्री बनाई। और मैं इक्विटोरियल वाले की बात करूं,
मैं इक्विटोरियल वाले की बात करूं, इक्विटोरियल वाला ये है, तो इसने जो ये बाहर की साइड जा रहा है इस तरीके से, उसके साथ भी बनाया होगा 90 का, और जो अंदर की साइड जा रहा था उसके साथ भी बनाया होगा 90 का, और इनके साथ एंगल कितना होगा 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल भी 120 डिग्री का। तो इसका मतलब इसने इस वाले एक्सियल को, मैं इक्वेटोरियल को मैं देख रहा हूं, तो इसने भाई दो एंगल तो बनाए हैं 120 डिग्री के। चलो टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड टू एंगल्स ऑफ 120 डिग्री इसने बनाए हैं। आप लोग ध्यान से देखो कि जो कम डिग्री के एंगल है 90 डिग्री वाले, वो इसने तो बनाए हैं 3 और इसने बनाए हैं सिर्फ 2। बोलो बनाए या नहीं बनाए हैं? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कम डिग्री के एंगल कितने बन रहे हैं 3, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है या नहीं? आप लोग बताओ भाई। 90 डिग्री कम है, 180 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो छोटे एंगल इसने ज़्यादा बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं, इसने छोटे एंगल 2 ही बनाए। तो इसका मतलब ये इस केस में क्या है, भीड़ ज़्यादा है, इस केस में रिपल्सन क्या है, ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको बेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला है, इस बेसिस पे बोला उसने। बेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने बोला, अब उस रूल को मैं लिखवा देता हूँ कि रिपल्सन्स एट एक्सियल पोजिशंस आर हाइयर। रिपल्सन्स एट एक्सियल पोजिशन आर हाइयर। सो तो इसीलिए अगर मान लो मुझे कभी लोन पेयर को पुट करना है, लोन पेयर को क्या करना है, पुट करना है मुझे, एक्सियल पे पुट करूँ या इक्विटोरियल पे पुट करूँ, तो लोन पेयर को वहां पे पुट करूंगा जहां पे वो रिपल्सन कम करे, क्योंकि लोन पेयर की तो खुद की रिपल्सन पहले ही बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं लोन पेयर को कहाँ पुट करूंगा, जहां पे रिपल्सन कम हो। तो रिपल्सन कम कहाँ पे होंगी, इक्विटोरियल पे। एक्सियल पे तो मैंने पहले ही बता दिया रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, और लोन पेयर खुद रिपेल ज़्यादा करता है। तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर को कहाँ पुट करूंगा मैं, लोन पेयर को इक्विटोरियल पे ही हमेशा पुट करूंगा, ताकि उसकी रिपल्सन कम रहे। रिपल्सन एट एक्सियल पोजीशन आर हाइयर। सो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया बेंट रूल ने, इसने बोला कि लोन पेयर प्रीफर्स इक्विटोरियल पोजीशन। भाई दिमाग में बांध लो इस बात को, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में, और कंपटीशन में आईआईटी जेई में नीट में आने के चांसेस, तो इसके ये मान लो 1000% चांस हैं कि इस कंसेप्ट का यूज हो जाए कि 5 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, उनमें से 1 लोन पेयर होगा, 4 बॉन्ड पेयर होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे, 1 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। बोलेंगे लोन पेयर कहाँ आएगा, लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएगा। इसके 1000 एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। तो इसको लिख लो, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कंपटीशन, ये जो मैंने लिखवाया ना बेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई, आईआईटी, नीट, एनटीएससी, एम्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत कम लोगों को समझ में आने वाला। रट लो कि रिपल्सन्स एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा होती है, तो लोन पेयर रिपल्सन कम करना चाहेगा, क्योंकि उसकी तो खुद की ज़्यादा रिपल्सन है लोन पेयर की। तो मैंने बताया था कल की क्लास में वेस्पर थ्योरी में, तो वो इक्विटोरियल पे आ जाएगा। अब बड़ा एटम लेके आना है मुझे, 2 एटम, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन छोटा। तो जो बड़ा एटम आएगा वो कहाँ आएगा, बड़ा एटम भी आएगा इक्विटोरियल पे, ताकि बड़ा एटम भी कम रिपेल करे। बड़ा एटम भी तो ज़्यादा रिपेल करता है, तो अगर मुझे 2 एटम्स में कंपेयर करना पड़ जाए, तो बड़े वाले एटम को मैं पुट करूंगा वहां पे जहां पे वो रिपेल कम करे। रिपेल कम कहाँ करेगा, वो इक्विटोरियल पे। तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड जो पॉइंट है, नोट कर लो इसको, ये दोनों बातें आप लोगों को याद रख लेनी है कि लार्जर एटम और इसके साथ ही आप लोग लिख लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूँ, तो क्लोरीन बड़ा होता है और वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। तो लार्ज एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कम्स ऑन
large atom or less electronegative comes on equatorial and small atom और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन स्मॉल है लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देंगे या फिर उसका साइज देख लेंगे। कम्स ऑन एक्सियल पोजीशन। अब देखो इसका मैं यूज़ करना सिखाता हूँ आप लोगों को अभी। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो ध्यान से इसको नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन क्या आएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, रब कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लो। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल, आप लोग लिख लो 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल 2 बॉन्ड एक्सियल। ये डायग्राम बना लेना अच्छे से। अब बैंड रूल का यूज देखो, सीखते हैं हम जल्दी बैंड रूल का यूज। बैंड रूल ने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई, क्वेश्चन आ गया PCl3F2। PCl देखो 5 ही बॉन्ड बना रहा है फॉस्फोरस, तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगी, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी, इसकी भी क्या रहेगी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, क्योंकि अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है फॉस्फोरस के पास, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर फॉस्फोरस के पास है तो देखो इस तरीके से आप लोग बना दो। सबको पता है भाई, एक आएगा प्लेन से ऊपर, एक आएगा प्लेन के नीचे, आएगा या नहीं आएगा। अब 5 में से 2 तो फ्लोरीन है, 3 क्या है क्लोरीन बड़ा एटम, बड़े एटम को कहाँ लेके आना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब सबको इस बात का पता है कि ये तीनों पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल पोजीशन है तो हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पे बड़े एटम को दिखा देंगे क्लोरीन को, और दोनों फ्लोरीन जो कि छोटे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई, वो आ जाएंगे कहाँ पे, एक्सियल पोजीशंस पे। अब ये सबके दिमाग में बात सेट हो जानी चाहिए, ये इसी तरीके से फिक्स रहेगा। दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे आएंगे, तीनों क्लोरीन इक्वेटोरियल पे आएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से। ये ही डायग्राम होगा, फ्लोरीन यहाँ नहीं आ सकता है, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में होता है और किसी में नहीं होता। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ SF4 का। भाई SF4 का जो एग्जाम्पल है ना, ये मानो कि इससे इम्पोर्टेंट कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, इससे इम्पोर्टेंट कुछ होगा नहीं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात हुई है तो 90% चांस है कि SF4 की बात होगी, SF4 की बात होगी। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई है तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है SF4। अब देखो इसमें क्या होता है, सल्फर आउटर मोस्ट सेल, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे लाई करता है, तो सल्फर क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 4 ने बना लिए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड और एक रह गया भाई लोन पेयर। तो एक लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, बोलो है या नहीं है, एक लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो जाहिर सी बात है इस बार भी शेप कैसी आएगी, इस बार भी शेप आएगी sp3d, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। ट्राइगोनल प्लेनर क्या आएगी, इसकी ज्योमेट्री आएगी। अब ध्यान से देखो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेंट्रल एटम इस बार सल्फर है और इस बार एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर। मैंने क्या बताया, तो लोन पेयर को कहाँ दिखाना है, लोन पेयर को हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इक्वेटोरियल पे दिखा दे या किस पे दिखा दे, एक्सियल पे। तो मैं इक्वेटोरियल पे लोन पेयर को क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। लोन पेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इस तरीके से आएगा लोन पेयर। कहाँ पे आएगा भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। दिमाग में बिल्कुल बिठा लो इसको। लोन पेयर मैंने पहला पॉइंट लिखवाया ना, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन प्रीफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन, जहाँ तक हो सके लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आना चाहेगा। और चारों फ्लोरिन्स कहाँ आएंगे, बची हुई चारों पोजीशन तो सेम ही है, फ्लोरिन्स के लिए आना ही पड़ेगा उसको। तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, देखो ध्यान से भाई, ज्योमेट्री तो वही होती है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अब किसी ने पूछ लिया शेप कैसी होगी, आप लोग बोलोगे यार ये क्या बात कर रहा है, शेप और ज्योमेट्री तो सेम ही तो होते हैं। नहीं, एक छोटा सा डिफरेंस होता है शेप और ज्योमेट्री में। शेप जो होती है उसके अंदर हम लोग लोन पेयर्स को नहीं गिनते हैं, शेप के अंदर लोन पेयर्स को नहीं गिनते हैं। तो इस बात को आप लोग दिमाग में डालो बिल्कुल अच्छे से। शेप के अंदर क्या करते हैं, लोन पेयर्स इग्नोर्ड, लोन पेयर्स
इग्नोर्ड। जिसमें लोन पेयर है ही नहीं उसके लिए तो शेप ज्योमेट्री सेम, लेकिन जिसमें लोन पेयर है ही नहीं उसके लिए तो लोन पेयर है नहीं, तो मतलब ज्योमेट्री और शेप क्या हो गए बराबर। लेकिन जिसमें लोन पेयर्स आ गए तो उसमें शेप अलग होगी, ज्योमेट्री अलग होगी। शेप देखते टाइम लोन पेयर को नहीं देखेंगे। तो भाई ये सीसो टाइप की शेप हो गई। सीसो एक झुल्ला होता है, मान लो एक डंडा हो गया और इस डंडे को हम लोगों ने क्या किया है, एक इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए, झूले के स्टैंड हो गए। इसके ऊपर कोई एक बैठ गया, इसके ऊपर कोई दूसरा। आप लोगों ने देखा होगा पार्क में ऐसे झूले, ये मास इसका जब होगा नीचे जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, इस तरीके से झूला झूलते रहेंगे हम लोग। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये झूले के स्टैंड हो गए। ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सीसो शेप। इसको रट लो, इंपॉर्टेंट है। इसकी शेप ही पूछते हैं, इसकी शेप ही पूछते हैं SF4 की। तो इसकी शेप कैसी होती है भाई, सीसो शेप। जब एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, और 4 बॉन्ड पेयर, तो शेप कैसी रहेगी, सी शेप रहेगी। चलो, तो ये था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसके बहुत सारे केस बनेंगे, टेंशन मत लो, इन सब के चीज़ को मैं करवाऊंगा अगले वीडियो में। अभी आप लोग बस बेसिक समझो कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। चलो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अब इसके बाद, क्योंकि 1 घंटे की बन गई ये वीडियो। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक हाइब्रिडाइजेशन और भी रह गई sp3d2 और एक sp3d3 भी रह गई, और फिर इनके कुछ स्पेशल केसेज को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ को हम लोग भूल रहे हैं अभी तक, वो जो पाई बॉन्ड नहीं बनाए अभी तक एक भी केस में। क्या पाई बॉन्ड बनाए एक भी केस में? नहीं, सभी में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लोन पेयर ले रहे हैं। तो इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे किसमें, पाई बॉन्डेड सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सारी चीज़ें, जो कि कंपटीशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। साथ में बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन कंपटीशन के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलो, ये बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन का क्या था, बेसिक्स था। ओके, थैंक यू।